गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी। सो गाइस, पहले जल्दी से ज्वाइन कर जाइए सारे के सारे लोग। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दी अन अकेडमी। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो है ना वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार आवाज ठीक आ रही है सबको? स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज श्रेया, बिल्कुल ये स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज जो है वो आपका अभी नेक्स्ट वीक से। अच्छा, मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि मेरी क्लास प्लस पे होगी या फिर एसएससी में होगी या रेलवे सेक्शन में होगी, या टॉपिक कौन से कंप्लीट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो एक बार लेट दी स्टूडेंट ज्वाइन, फिर 1 मिनट में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे चीजों को लेके। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरी क्लासेस आपकी एसएससी और ग्रुप डी दोनों में ही है। तो अगर आपका कोई ऑन गोइंग सब्सक्रिप्शन है जो आप एसएससी में मान लीजिए ले रखे हैं और अभी लिए हैं, तो उसको फिर ये है कि उसके लिए आपको अलग से रेलवे का जरूरत नहीं है आपको लेने के लिए। ठीक है, एसएससी के अंदर हम जो सेक्शंस करने वाले हैं, ग्रुप डी में तो मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस है ना वो साइंस के आपको पूरा जो थियोरिटिकल पार्ट है वो एकदम स्टार्टिंग से लेके कराऊंगी और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एसएससी में टारगेट ये रहेगा कि एसएससी में जितने भी चीजें हैं वो मैं आपको कराऊं, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है, वो सारी हो। साथ में एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्योंकि एसएससी का एक रूल है कि अगर आप एसएससी देने आ रहे हो तो कभी भी उसके बिना क्वेश्चन पढ़े मत आइए। मतलब एसएससी में अगर आप कभी भी सीजीएल या सीएचएसएल या इनका कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप इवन आप चाहे इसका एमटीएस देख लो, चाहे आप यहाँ पे सीजीएल दे लो, एमटीएस या सीजीएल कोई भी जो है ना वो एग्जाम आप दे लो, इसमें क्या रहता है एसएससी में कि 50 to 60% चीजें जो है ना वो आपकी प्रीवियस ईयर की होती हैं। तो यहाँ पे फोकस थोड़ा सा ये होता है कि थ्योरी जल्दी कवर करने के बाद जो क्वेश्चंस है उनको कवर कराया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है ना उनको कवर कराया जाए। ठीक है। अच्छा, क्लास में कोई बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? सही है ना क्लास? एसएससी में पीवाईपी कवर करेंगे बहुत ज्यादा, और एसएससी के ही एग्जाम में मैं आपको ये पार्ट पूरा कराऊंगी। साइंस अलग से कराऊंगी और स्टैटिक जीके का पोर्शन अलग से होगा। नाउ स्टैटिक जीके की आप लोग टेंशन ना लीजिए। स्टैटिक जीके जो है, जैसे अभी कोई मेरा प्लस कोर्स वगैरह है नहीं और ये सारा, तो जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है ना वो हम सैटरडे संडे कर लिया करेंगे। ठीक है, सैटरडे को और संडे को। जैसे कल की आपकी स्टैटिक जीके की ही क्लास है, तो शनिवार को आपकी स्टैटिक जीके की क्लास जो है वो एब्रीविएशंस की है, राइट, एब्रीविएशन की है। तो वो आप कंप्लीट कर लेना मेरे साथ यहाँ पे। अच्छा, नेटवर्क मेरा स्लो है या आप लोग का स्लो है? क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो, मेरा तो जो मैं यूज करती हूँ वही है और कहीं दिक्कत नहीं है। नेटवर्क मेरा ठीक है, मेरा तो ठीक है भैया, परफेक्ट है ना, नेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके है। तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी चीजें जो है वो मैं बता देती हूँ। थ्योरी वगैरह के लिए देखिए अलग से बैच यही है। अगर आप ग्रुप रेलवे की ही तैयारी करते हो और आपने, अगर देखो फिर से सुन लीजिए एक बार, मेरी क्लासेस का पूरा सीक्वेंस समझ लो तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले जो मेरी क्लासेस है, टाइमिंग भी ओके, राइट, लेट्स मेक इट क्लियर। मेरी सारी क्लासेस की टाइमिंग, आगे कौन सी क्लासेस आएंगी और पीडीएफ जो है वो सारी की सारी कहाँ मिलेगी, ये मैं एक बार से ना क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और इस पेज को मैं ऐसे ही रखूंगी, तो आप में से जो लोग पीडीएफ एनोटेशन के साथ डाउनलोड करेंगे उनको तो मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारी यूट्यूब की क्लास की बात करते हैं। यूट्यूब की जो क्लास है वो जो 2 चल रही है वो वैसी ही चलेंगी। उनमें ना नंबर में ना कभी ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। पहली क्लास जो है वो आपकी, मतलब एक फुल फ्लैश्ड 1 आवर की जो क्लास है वो तो ऐसी ही चलने वाली है। पहली जो आपकी क्लास है वो आपकी होगी यहाँ पे सुबह 6 से लेके 7 बजे तक। ये क्लास आपकी स्टैटिक जीके की है। ठीक है, ये क्लास आपकी स्टैटिक जीके की है। मतलब इसमें हम डेली क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन जो है ना वो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, 50 क्वेश्चन जो है वो अपडेट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी दूसरी जो क्लास है वो होती है 8:30 से 9:30 बजे तक। ये क्लास जो है वो आपकी साइंस की क्लास है। इसमें हर दिन, मतलब मंडे टू फ्राइडे का मैं बता रही हूँ सारा शेड्यूल। मंडे टू फ्राइडे जो है वो हम यहाँ पे 8:30 to 9:30 साइंस की जो थ्योरी है या साइंस जो है ना वो यहाँ पे याद रखिए, साइंस की थ्योरी है, साइंस का जो हमारा जो सेक्शन है, या कभी कभी हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी करते हैं यहाँ पे। तो साइंस की थ्योरी, साइंस की क्वेश्चन यूट्यूब की क्लास में, है ना। अब ये दोनों क्लासेस आपकी फिक्स हैं, एज इट इज जाती हैं। संडे और सैटरडे का रूटीन सुन लीजिए आप लोग। सैटरडे यानी कि शनिवार को
हर शनिवार को आपकी एक क्लास होगी 7:30 से 8:30 से लेके 9:30। ये सारा आपका 2 घंटे का टाइम है, जिसमें से ये 1 आवर जो है ना, वो मैं आपको ये साइंस होगी और 1 आवर जीके। तो ये वाला तो जो है ना, ये आपका जीके का हो जाएगा, ये वाला जो है ना, वो आपका साइंस का हो जाएगा, ठीक है? अब सैटरडे के बाद संडे आता है। संडे को एक तो 8:30 से 9:30 बजे जो है ना, जैसे आपकी हर दिन क्लास चलती है, भैया ये एक ही है। ग्रुप डी के लिए अलग से क्या होता है? देखो, मैं साइंस जब आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कॉमन है। इसमें एसएससी और रेलवे का कोई पैटर्न बिल्कुल 1% भी अलग नहीं है, तो आप लोग उसकी टेंशन ना लो। कैसे क्या करना है, ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो ये पूरा अनअकैडमी वाले पार्ट पे हो ही जाएंगे। तो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे 8:30 टू 9:30 जो है, वो आपकी संडे को क्लास हो जाएगी। ये सारी क्लासेस यूट्यूब की हैं, राइट? उसके अलावा कोशिश यही रहेगी कि संडे को आपकी 12 बजे के आसपास हर बार एक सेशन आए, जैसे इस बार आ रहा है। इस बार 12 बजे जो है ना, वो आपका केमिस्ट्री का सेशन है, तो वहीं से आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो इस बार 12 क्लॉक पे, 12 नून पे केमिस्ट्री आपकी शुरू हो रही है इन टू दी यूट्यूब। तो पहली क्लास आपकी यूट्यूब को समर्पित करके करनी है। तो मेरे ख्याल ये सारी चीजें क्लियर है। जिन लोग को बाद में आए हैं वो एनोटेशन के साथ डाउनलोड करेगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्लस का क्या है और अन अकेडमी पे क्या है। देखिए, अन अकेडमी की क्लासेस आपकी मैं पहले मंडे टू फ्राइडे बता रही हूँ। हाँ हाँ, एक बार तेजस बैच के लिए भी मैं बता दे रही हूँ। मंडे टू फ्राइडे जो है अन अकेडमी पे जो क्लास है, वो एज इट इज जाएंगी जैसे अभी चल रही है। अभी 6 से 7 है ना, वो आएगा, ठीक है? उसके बाद 7 से 8 क्लास है, और नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के बाद ये तीनों आवर्स बिजी हो जाएंगे आप लोगों के। तो 6 से 7 जो क्लास है, ये आपकी एज इट इज चलेगी। जो हम थोड़ा सा साइंस की रखेंगे, ये वाली जो क्लास है, साइंस के कभी क्वेश्चन, कभी थ्योरी, कभी कुछ, ये सारी चीजें। जैसे साइंस की थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कर लिया, जैसे हमने कल क्वेश्चंस किए थे वो कर लिए। कोई चीज यूट्यूब पे नहीं अगर समझ आएगी तो यहाँ पे कर लेंगे ये सारी चीजें। और अगले हफ्ते के बाद में इसमें केमिस्ट्री शुरू करा दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट वीक के बाद, यानी कि जब हम परसों संडे को केमिस्ट्री की क्लास कर लेंगे, फिर मैं केमिस्ट्री शुरू करा दूंगी। 7 to 8 और 8 to 9, इसमें से एक बैच जो है वो आपका है रेलवे के लिए। तो 8 to 9 हम रखे हैं रेलवे के लिए, ठीक है? 8 to 9 रेलवे के लिए। तो ग्रुप डी का जो है ना, वो हो जाएगा आपका। तो 8 to 9 ग्रुप डी का साइंस का बैच जो है, वो आपका शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक के बाद, राइट? नेक्स्ट वीक के 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी से आपका टोटल बैच शुरू हो रहा है तेजस। तो उसी तेजस बैच के अंदर 8 to 9 जो है वो मेरी क्लास है 22 फरवरी से। उससे पहले आपके बाकी टीचर की है। तो ये आपकी प्लस क्लास है, ठीक है? तो तेजस वाला जो बैच है, जो ग्रुप डी का बैच है, उसमें मेरी क्लास साइंस की डेडिकेटेड क्लास जो है, वो 8 फरवरी से जो बैच शुरू है, उसमें 22 तारीख से है। तो तेजस एक्सप्रेस में ये वाला 7 to 8 जो है वो एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? एसएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे साइंस और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एसएससी वाले बच्चों के लिए जो मेरा टाइम है वो 2 हो जाएगा। एक तो आप 6 से 7 आइए, और दूसरा 7 से 8 आइए। तो ये मंडे टू फ्राइडे जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो हम साइंस और मंडे टू फ्राइडे और चीजें करने वाले हैं। अब बात रही स्टैटिक जीके की, तो अच्छा, इसी में एसएससी वाले जो स्टूडेंट है उनको मैं बता देती हूँ, मैं आपका लिए ना यहाँ पे केमिस्ट्री या फिजिक्स से ही शुरू करूंगी, ताकि आपका सिलेबस देखिए। ये जो 3 घंटे क्लासेस है ना, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, इन तीनों ही बैचेस में मैं सेपरेट सेपरेट चीजें ला दूंगी। जैसे किसी में हम टेस्ट कर 7 से 8 एसएससी के बैच में कंप्लीट साइंस, ठीक है? कंप्लीट साइंस जो कि पीवाईक्यू से होगी। शुभम, बिल्कुल ये पीवाईक्यू से ही होगा। एसएससी के लिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, मैं पीवाईपी कराने वाली हूँ आपके 600 क्वेश्चन। ये पहले से डिसाइडेड है थोड़ा। तो जो अभी तक रेलवे ने जीके में जो 600 क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं आपको 7 से 8 वाले बैच में करा दूंगी। नहीं, 7 से 8 वाला बैच पेड, ये देखिए ये दोनों क्लासेस आपकी पेड बैच वाली हैं। 7 से 8 भी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो लोग कब से पीछे पड़े हैं ना सब्सक्रिप्शन की क्लासेस के लिए। तो टॉपिक वाइज जीके और स्टैटिक, उसके अलावा पीवाईक्यू, उसके अलावा साइंस का कोर्स। तो ये पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस। अब स्टैटिक जी के तरीके से करने की जहां तक बात आती है, तो स्टैटिक जी के तरीके से करने की बात अगर आपकी आ रही है, तो बात इतनी सी है कि संडे और सैटरडे को हम यूट्यूब पे जो क्लासेस किया करेंगे, वो तो आपकी मैक्सिमम साइंस की रहेंगी, ताकि सारे बच्चों को मिले। अब संडे और सैटरडे को आपकी इवनिंग में ना, हम स्टैटिक बैचेस जो है ना, उनके स्टैटिक जीके के जो क्लासेस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो सुबह भी स्टैटिक जीके हो रहा है,
एक क्लास जो है स्टैटिक जीके की शाम को हो जाएगी यहाँ पे, जो सैटरडे संडे है उसमें। और ये ना मतलब 2 आवर्स की क्लास हुआ करेगी, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ, मतलब इतना सारा टाइम है कि मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है, आप लोग को कैसे समझ आता होगा। 7 से 8, देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फिर से ज्वाइन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए सबसे पहले यूट्यूब पे पहली क्लास सुबह सुबह 6 से 7, ये अभी मैं बता रही हूँ मंडे टू फ्राइडे वाला, मतलब मुझे भी शायद बैठ के ना ये देखना पड़ेगा मेरी क्लास कब क्या है। मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 स्टैटिक जीके, 8:30 to 9:30 साइंस। पहले तो मैं आपको यही लर्न करा दूं साइंस के अलावा। दूसरी चीज, संडे सैटरडे को आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, जैसे कि हर शनिवार 7:30 से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपका हो जाएगा। ये है आपका सैटरडे, यानी कि शनिवार को। तो सैटरडे जो है ना वो आपको ये वाली क्लास जो है वो कंप्लीट करनी है, बराबर है। अब उसके अलावा शनिवार को आपकी शाम को हमारी अन अकेडमी पे एक क्लास हुआ करेगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी संडे को ना एक होगी आपकी साइंस एंड टेक की क्लास। एक क्लास मुझे लग रहा है इसी के लिए लेनी पड़ेगी, साइंस एंड टेक की क्लास, जिसमें हम जो सैटेलाइट्स हैं, डीएनए सैटेलाइट्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और एनवायरमेंट, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया संडे टू सैटरडे यूट्यूब का टाइम। अन अकेडमी पे 6 से 9 तो फिक्स है ही, यहाँ पे 6 to 9 जो है ना वो फिक्स है। इसका पीपीटी बनवा दूं और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, हाँ ये बात ठीक है। बिल्कुल रमन, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका पीपीटी बनवा लेते हैं और उसके बाद ना मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। थोड़ा सा गड़बड़ है भैया, देखो यहाँ पे ना मिनट्स मत गिनो। पहली बात ये कौन है, ये मिनट्स गिन गिन के पढ़ते हैं क्या पूरे दिन में है? भैया आप ऐसा नहीं सोचा करो, देखो कि ना यहाँ पे आपके सामने ना एक रोबोट आके बैठ गया है, वो अभी जैसे ही 6 बजेंगे शुरू हो जाएगा पढ़ाना और एकदम 1 घंटे पढ़ेगा। थोड़ा तो लेट मी, अभी ये क्लासेस ही नहीं समझ आएंगी तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, उसकी आप टेंशन ना लो यहाँ पे। तो एक बार ये वापस से ये सारी चीजें तेजस ग्रुप के लिए याद रख लीजिए। डेडिकेटेड जो ग्रुप डी का बैच है वो आपका तेजस का है, ये यहाँ पे आपके लिए शुरू हो जाएगा 8 फरवरी से। मेरी इसमें जो क्लास है वो है 22 फरवरी से 8 बजे। अच्छा ये है तो शेड्यूल मेरे पास, मतलब कई बार चीजें होती हैं पर मैं इसको दिखाई नहीं बद 22 फरवरी से इसमें मेरी क्लास है डेडिकेटेड, जो कि 8 से 9 बजे तक होगी। उसके बाद 23, 24, 25, 26 और उसके बाद ये क्लासेस सारी जो हैं आपकी 3 हफ्ते की। उसके अलावा और भी क्लासेस होंगी, बट इनिशियली आपके लिए मैंने ये सिलेबस और ये जो क्लासेस है ना वो बता दी हैं, तो इतना आप जो है वो फॉलो अप कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट मैं आपको पीडीएफ से बताती हूँ, ठीक है, पीपीटी बना के बताती हूँ। चलिए ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। डिस्कवरी सेल की कैसे क्या है ये सारा चीजें हमने पढ़ लिया है। साइंटिस्ट की हम बात करेंगे तो 2 साइंटिस्ट याद रखने हैं कि हिस्टोलॉजी का शब्द, हिस्टोलॉजी जो है वो पहली बार कार्ल मेयर की, मतलब मेरे ख्याल भी पीपीटी होगी तो मैं समझा पाऊंगी, है ना। ये सुबह ना 4 बजे से उठना और उसके बाद रात को 11 बजे सोना, ये जो रूटीन है ना, शायद इसमें धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में आप लोग अपनी कगार पे जाओगे तरक्की की और एग्जाम की तरफ बढ़ते हुए, अपने उम्दा भविष्य की तरफ बढ़ते हुए। और मैं यहाँ पे मतलब धीरे 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 धीरे, चलिए एनी इशू, अरे कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस का जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है, चाहे मुझे 4 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेकिन आपके सिलेबस में ना कहीं कोई, अरे उम्दा भविष्य, अंधकार नहीं, उम्दा भविष्य की तरफ जाएंगे। तो ये याद रखिए, मतलब सिलेबस के, चाहे जीके का सिलेबस है, चाहे फिर आपका साइंस का सिलेबस है, एग्जाम में जाने से पहले कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों के लिए छोड़ी जाएगी या कराई नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन ना लो, ये सबको पता है कि मैं कितनी मेहनती लड़की हूँ। मैं मैराथन लेके आऊं, भले ही मैं 5 घंटे आपके पास बैठ के पढ़ाऊं आपको, लेकिन ना मैं आपको ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में जाने से पहले कोई भी चीज छूट जाएगी। तो आप लोग टेंशन ना लो इस चीज की। फर्स्ट आप किससे पढ़ रहे हो आपको पता है ना, है ना, चलो ठीक है। हिस्टोलॉजी करके बोलते हैं, हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज के अध्ययन को बोला जाता है, द स्टडी ऑफ द टिश्यूज करके हम बोलते हैं, राइट। 1819 में पहली बार ये वर्ड जो है ना वो आया था, और उसके बाद जेवियर विचेट के द्वारा 1801 में जेवियर विचेट ने यहाँ पे क्या कर दिया था, फादर ऑफ टिश्यूज करके इनको बोला जाता है। तो फादर ऑफ टिश्यूज जेवियर विचेट, देखो वैसा नहीं है, देखो थोड़ा सा ना साइंटिस्ट वाला गुड़ आने दिया करो, कभी तो बोला करो कि हाँ भाई साइंटिस्ट से पढ़ रहे, ऐसा भी तो मतलब थोड़ा सा ना अपने आप को प्राउड फील किया करो, ठीक है ना। साइंटिस्ट से पढ़ रहे हो आप, समझ आ रही है, IARI, इंडियाज नहीं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ठीक है, उसकी आप साइंटिस्ट से पढ़ रहे हो, और साइंटिस्ट भी किस चीज की, सीधा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसके लिए सीधा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है ना वो आपका यहाँ पे फेमस है। नाउ द लेट्स कम टू द पॉइंट यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स के लिए हमने बात किया था, लीफ के लिए हमने बात किया था। जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को अगर यहाँ पे हम डिफाइन करने लगेंगे तो ये पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो आपकी कैसे, मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट समझो बेटे, है ना, ठीक है। चलिए प्लांट्स जो है वो लीफ जो होती है वो हम डिफाइन करते हैं। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, सबसे पहले बात मैंने आपको क्या बताया था, एपिडर्मिस करके, ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर की जो टिश्यूज होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक। अच्छा, पिछली बार की पीडीएफ सबने डाउनलोड की थी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स के साथ कुछ चीजें जो है वो बताई थी, तो मेरे ख्याल सबके पास डाउनलोडेड है ना वो पीडीएफ। एक बार फिर भी आज जो पॉइंट्स है उनको भी देख लीजिएगा यहाँ पे, और नोट कर लीजिएगा अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है। सबसे पहले देखिए, प्लांट टिश्यूज या पौधे उत्तक, ये हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज दो तरीके से डिफाइन की जाती है, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं वो विभाज्योतकीय उत्तक बोले जाते हैं, राइट, विभाज्योतकीय उत्तक, और एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, यानी कि शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वी। ये मैं करा चुकी हूँ, बस 5 मिनट लेके रिवाइज करा रही हूँ, फिर आगे की चीजें करेंगे, राइट। 3 ए आई एल, ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल और इंटरकैलरी एक बार पीडीएफ की लास्ट में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ के बारे में भी कुछ चीजें जो है वो बतानी है। तो यहाँ से जो पीडीएफ है वो आप सीधी ही डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विद एनोटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, विद एनोटेशन भी कर सकते हो। और मैं जॉब पे कब जाती हूँ ये भी मैं अभी क्लास के बाद एंड में बताऊंगी, ठीक है। एनोटेशन के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज दो में डिवाइड करते हैं। अगर कोई भी पौधा बढ़ता है तो वो जमीन के नीचे जितना बढ़ रहा है उतना ही वो जमीन के ऊपर बढ़ता है यहाँ पे। तो याद रखिए यहाँ पे कि हमारी जो ये पूरी एपिकल है, एपिकल कौन से हिस्से में काम करती है, टॉप यानी कि एपेक्स वाले पोर्शन में। इंटर कैलरी जो है वो हमारी दो ब्रांचेस के बीच में काम करती है, और लेटरल या पार्श्वीय विभाज्य तक जो है ये हमारे पेड़ की मोटाई यानी कि हमारी क्या है, ये हमारी जो प्लांट की जो गर्थ है उसको बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। पैरेन्काइमा प्लीज करके सिंपल, पीडीएफ का कोई पासवर्ड नहीं होता है, आपको सीधा डाउनलोड करना होता है। पासवर्ड ज्यादा पूछेगा तो शिप्रा लाइव मेरे ख्याल से नए स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ किया गया है कि जिसका क्लास कर रहे हो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेटरल क्या करता है, बाकी चीजें आप प्लीज, अब बाकी चीजें एंड में आपको पूछने हैं। लेट्स चैट को थोड़ा ऑफ करते हैं, अगली सारी चीजें आप मुझसे ठीक आधे घंटे बाद पूछेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जल्दी से, जब भी हम प्लांट्स में सिंपल मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, तीन तरीके की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं। अगर मैं यहाँ से सिंपल टिश्यूज की बात करूं तो पौधे के अंदर हमारे पास दूसरे तरीके के जो टिश्यूज होते हैं वो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जो कि किसका हिस्सा होते हैं, परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक का हिस्सा होते हैं। सिंपल में हमारे पास मृदु, स्थूल और दृढ़ तीन तरीके की जो ऊतक है वो पाई जाती है। पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोर करना या स्टोरेज करना, कॉलेनकाइमा का काम होता है पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है पौधे के कुछ हिस्सों को सपोर्ट प्रोवाइड करना या टफनेस प्रोवाइड करना, जैसे कि हमारे अखरोट का जो छिलका होता है। फ्लेक्सिबिलिटी किसको, पत्तियों को, पौधे की ब्रांचेस को। स्टोर क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। यहां तक हमने कर लिया था। आज की क्लास में थोड़ा सा जाइलम की बात करेंगे, राइट। अच्छा, बीच में अगर पीडीएफ हैवी होती हैं डायग्राम्स के लिए तो वो थोड़ी सी बीच में अटक अटक जाती है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। जाइलम टिश्यूज, जाइलम हमारा सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे एग्जाम में आता है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज उसको फोकस करिएगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका ना जाइलम का बना हुआ है, तो ये तो आपका सिंपल डायग्राम है, ये आपका एनाटॉमिकल डायग्राम है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको एनाटॉमिकल डायग्राम दिखाई देता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो सिंपली अगर आपको जाइलम पूछा जाए तो जाइलम का पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जाइलम जो होती है, अच्छा इसको ऐसे ही लिखते हैं एग्जाम में, ठीक है, जाइलम ही लिखते हैं, दारू वर्ड इसके लिए होता है पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जाइलम के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये जाइलम का सबसे पहला फंक्शन क्या है, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, ठीक है। किसमें, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन में काम करता है। किसके परिवहन में काम करता है,
पानी के, राइट, वाटर प्लस दी न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम पौधे के लिए पोषक तत्व बोल रहे हैं। तो ये पोषक तत्व उसको कहाँ से मिल रहे हैं? ये पोषक तत्व उसको मिट्टी से या सॉइल से मिल रहे हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के नीचे ये पूरी जड़ है जो लगी हुई है, ये जो हमारा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और यहीं से इसी डायग्राम्स में मैं आपको जाइलम भी बताने की, फ्लोएम भी बताने की कोशिश करूंगी। देखिए ये सारी की सारी आपकी मिट्टी के अंदर जड़ें जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम पौधे मिट्टी के ऊपर के हिस्से को बनाते हैं, यानी कि हमारा जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, जिसमें से उसकी कुछ ब्रांचेस, सब ब्रांचेस करके आपकी जो लीफ है उसको फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये प्लांट के पूरे हिस्से की हम बात कर रहे हैं। नाउ द प्लांट जब ग्रो करता है तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि SAM। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो कहलाती है। अब इस पौधे के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, इस पौधे के अंदर नीचे जो है ना ये मिट्टी है, ठीक है। अब ये मिट्टी जो है, जो सॉइल इसके अंदर है, वो सॉइल के अंदर हमारे पास मिट्टी के अंदर क्या होता है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे पौधे को जो चाहिए। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हैं जो तीन ऐसे हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो के लिए थोड़ी सी बात करेंगे, तो हमारे जो मैक्रो होते हैं ना वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो जो है ना वो हमको क्या चाहिए, माइक्रो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, मैक्रो हमको कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। अभी देखो सॉइल के साथ साथ CHO तो है ही जो पहले से ही है, ये तो हमारे प्राइमरी एलिमेंट्स बोले जाते हैं जो पौधे को चाहिए, इनफैक्ट हमारी बॉडी को भी चाहिए। अब सॉइल में ऐसी कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? नाइट्रोजन, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, उसके अलावा क्रोमियम भी चाहिए होता है पौधे को, है ना। ये सारी चीजें, जैसे इसमें हम लिखते हैं कैंस, KPHMG, ये लर्न कर लीजिए, ये पौधे को हमेशा ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है। कैल्शियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ और मैग्नीशियम हुआ, 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा नाइट्रोजन हमने लिख लिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है ये पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये हमारी सॉइल में, यानी कि हमारी मिट्टी में मौजूद है। और ये जो सॉइल जो है ना, ये इसमें जब आप पानी डालते हो, इसमें जब आप, हम जब पौधे को, हम जब भी पौधे को पानी दो, तो ऊपर पत्तियों पे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है पानी, पत्तियों के नहीं, जमीन में डालो, गमले में या पौधे में पानी डालो, क्योंकि पौधा के अंदर यहाँ पानी जाएगा। तो ये जो इतने हमने न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं ना, उसके अलावा हमने माइक्रो मैक्रो दोनों तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, ये हमको इसी रूट्स में से होके जाएंगे। तो मिट्टी में से ये गया, पानी जो है वो इधर में चला गया, कौन से प्रोसेस से चला गया? ऑस्मोसिस करके याद रख ली। जो प्रोसेस देखिए हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, वही प्रोसेस जो है वो पौधे की बॉडी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ऑस्मोसिस की मदद से, अब ये ऑस्मोसिस कहाँ से आ गया? परासरण की प्रक्रिया इसको बोला जाता है। ऑस्मोसिस का मतलब या परासरण का मतलब होता है जब भी वाटर का, यानी कि किसी भी विलय और विलयन जो होते हैं, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम विलायक बोलते हैं ना, विलायक और विलय जो है वो मिल जाते हैं तो विलयन बना दिया जाता है। तो विलयन और विलय और विलायक जब मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बन जाता है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ना, इसमें क्या है? वाटर जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, और इसके अंदर जो मिट्टी में हमारे पास पोषक तत्व मौजूद है, मिट्टी में पोषक तत्व, मिट्टी पोषक लिख दे रही हूं मैं, ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूट। जब मिट्टी जो है वो पानी के अंदर मिलेगी तो ये क्या बना देगी? सॉल्वेंट बना देगी। तो जो हमारा ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। इतना चीज समझ आया? अब पौधे में क्या हो रहा है कि पौधे में जो रूट्स हैं, जड़ जो होती हैं हमारी, उनमें छोटे छोटे ऐसे हेयर्स होते हैं। देखो आपकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो किस लिए होते हैं? ताकि ना आप जो आपकी बॉडी के अंदर जो पसीना आ रहा है या जो ट्रांसपिरेशन है वो आपकी बॉडी से हो सके, बाहर पसीना निकल सके। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, जहाँ पे बाल होते हैं, वहां पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स या छिद्र होते हैं, तो इनसे पानी जो है ना वो पर्कुलेट या पानी बाहर निकल सकता है। वही चीज रूट्स में भी होती है। जो जड़ें होती हैं उनकी मेन जड़ के पास छोटे छोटे ऐसे हेयर भी होते हैं, जिनको हम रूट हेयर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पानी में मिलके पोषक तत्व गए हैं वो इन रूट्स में जाएंगे,
और ऊपर की तरफ ना ऐसे जुड़ के चले जाएंगे। अब ऊपर पानी कौन देगा? ऊपर पानी पहुंचाने का जो काम है वो जाइलम के द्वारा किया जाएगा। अगेन जाइलम जो है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। देखिए वेसल्स जिनको हम नलिका बोलते हैं, ठीक है। वेसल्स के अलावा ट्रैकीड्स याद रख लीजिए, ट्रैकीड्स जो है वो इसका दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा इसके अंदर जाइलम पैरेनकाइमा पाया जाता है, सेम वही पैरेनकाइमा है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो पैरेनकाइमा क्या हो गया? मृदु ऊतक। तो ये ना जाइलम के साथ मिलके हमारे काम करते हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज हो गई जाइलम फाइबर्स। तो ये फाइबर्स क्या है? ये भी हमारे ऐसा करके जो हमारे रेशेदार होते हैं, रेशेदार रेशा जैसा होता है तो उसको हम रेशेदार या फाइबर्स बोलते हैं, या जाइलम रेशा करके बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? पहले तो एक बड़ी सी ट्यूब होगी, ठीक है, इस तरीके की बड़ी सी ट्यूब जिसको आप बोलते हो ट्रैकीड्स, उसके वेसल्स, उसके अंदर छोटी छोटी जो है ना वो ऐसे करके ट्रैकीड्स जो है वो पाई जाती है। मान लीजिए जैसे बीड़ी का बंडल होता है ना उस टाइप से, या और तो कुछ उसके 10 लीव्स का बंडल बनाया गया ऐसा करके। तो एक बड़ा सा ऐसे सर्कल, मतलब छोटा सा गोला, और उसके अंदर आपने पेंसिल के जो आते हैं ना रखने के स्टैंड्स, उनमें आपने पेंसिल ऐसे रख दी। उस तरीके का जो वेसल्स होते हैं बड़े से, उसमें आपने पूरा सामान जो है ट्रैकिड जो है वो भर दिया। साइड में इसमें क्या होंगे? इस साइड में और इस साइड में पैरेनकाइमा, और उन्हीं के साथ जो होते हैं फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स क्या कर रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। इनके नाम से लर्न, देखो कई चीजें ना बायोलॉजी में सिर्फ नाम से लर्न करी जा सकती हैं। जैसे फाइबर्स है, रेशा है, ये हमेशा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन जो है ना उसको प्रदान करने का काम करता है। पैरेनकाइमा क्या करता है? पैरेनकाइमा जो है ये पैकेज के लिए हो गया, पी से शुरू करते हैं, पैकेजिंग या स्टोरेज करने के लिए, यानी कि चीजों को संग्रहित करने के लिए। तो वेसल्स, ट्रैकिड्स, पैरेनकाइमा और फाइबर्स। काम समझ आ गया? न्यूट्रिशन जो है उनको ऑस्मोसिस की मदद से भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। काफी सारे बच्चों को याद आ गया होगा ये चीज। एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि जब भी पानी नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करेगा, तो उसको कैपिलरीज मेथड से भेजना पड़ेगा, या उसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर पाइप पानी का आपने लगाया है और नल में लगा दिया और पाइप चला दिया, टंकी चला दी, तो पाइप में से पानी नीचे अगर जाना होगा तो आराम से चल जाएगा। वही पाइप जब आप मोटर नीचे लगाए हो और आपकी जो मशीन है वो सीधा ऊपर, आपकी जो टंकी जो रखी है ना ऊपर छत पे, उसमें पानी जा रहा है, तो ये जब रिवर्स में काम करती है ना, तो इसीलिए पाइप आपकी हाई वॉट या ज्यादा हॉर्स पावर की, जो नॉर्मल वॉट, नॉर्मल जो हमारी जो ये होती है ना ये मशीन्स, ये नॉर्मल हमारी जो सबमर्सिबल होती है वो 1 हॉर्स पावर की होती है ना, 746 वॉट की होती है, 1 हॉर्स पावर की होती है। क्यों? ताकि ज्यादा प्रेशर लगेगा तो पानी जो है वो ऊपर जाएगा, खिंच के टंकी में पानी जाएगा। तो जब भी हमें पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजना है ना, तो हमको उसमें ज्यादा मेहनत और ज्यादा प्रेशर जो है वो लगाना पड़ता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। और यहाँ पे कैपिलरी एक्शन भी चलता है, केशिकत्व जिसे हम कहते हैं ना, कैपिलरी। जैसे लालटेन जलती है तो लालटेन में क्या होता है? एक ट्यूब हमने, धागा जो हमने डाल दिया है, लालटेन या गांव में क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं गांव में, लालटेन की जगह ना डब्बी जला दिया ऐसे कुछ बोलते हैं ना। देखो ये क्या है, यहाँ पे ना ऐसा धागा जो है ना ऐसे डाल देते हैं और नीचे इसको कैरोसिन, मिट्टी का तेल जो है ना वो डाल दिया, तो धीरे धीरे कैरोसिन जो है वो ऊपर ऐसे चढ़ती रहेगी और उसका जो लॉ है ना वो जलता रहेगा। तो कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, केशिकत्व बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? केशिकत्व, है ना, कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस एक साथ काम कर रही है, क्योंकि पानी के अंदर पानी खाली होता तो भी शायद कम प्रेशर लगाना पड़ता, लेकिन पानी के साथ साथ ना उसमें पोषक तत्व भी हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ना जेल टाइप का बना दे रहे हैं, तो उसको चढ़ने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। याद रहेंगे, कैपिलरी एक्शन होती है, एसेंट ऑफ सैप होता है, मैकेनिज्म ऑस्मोसिस इस्तेमाल किया जाता है। जाइलम अपने 4 पार्ट्स को यहाँ पे यूज कर रहा है, दैट इज वेसल्स, ट्रैकिड्स, पैरेनकाइमा और फाइबर्स। और इसमें से वेसल्स जो है वो ट्यूब की तरह पानी को ले जाने का काम कर रहे हैं, और ट्रैकिड्स जो है वो उसके सब सेक्शंस को बोला जा रहा है। पैरेनकाइमा जो एक्स्ट्रा स्टार्च है, शुगर है, फूड है, उसको पैक करने का काम करती है। और फाइबर जो है वो प्लांट्स में जो जो जाइलम्स हैं उनको लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का काम करती है। ठीक है,
इतनी चीज समझ आ गई, जाइलम समझ आ गई यहाँ पे। अब जरा दूसरी चीज देखो, मतलब यहाँ पे इतना चीज ठीक है, ऑस्मोसिस भी याद रख सकते हैं। अब फ्लोएम की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो फ्लोएम का ये स्ट्रक्चर, फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो है वो जाइलम के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स की वजह से। सखी सहेली बोलते हैं, सखी कोशिकाएं ने बोलते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, पिथ का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि पूरा जो प्लांट है उसको आप काटोगे तो जाइलम फ्लोएम कैसे नजर आएंगे। बट इन बिटवीन अपने को पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लोएम है वो कैसे काम करता है। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम, आपको पता ही है, जितने लोग पीछे पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है जाइलम एंड फ्लोएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दी प्लांट। प्लांट में से अगर कुछ पूछा जाता है तो जाइलम फ्लोएम तो एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो एसएससी तो पूछती है, ग्रुप डी भी भर भर के पूछती है। तो बस इस पे थोड़ा सा ना फोकस करके समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहली बात तो फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है ट्रांसलोकेट करना। क्या? ट्रांसलोकेट करना। किस चीज को ट्रांसलोकेट करना? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। एंड ये फूड क्या है? ये फूड जो पौधे के अंदर बनाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम किस फॉर्म में पौधे के अंदर बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च भी नहीं बोल के ज्यादा और प्रिसाइज बोला जाए तो ट्रायोस फॉस्फेट याद रखिएगा। क्या? ट्रायोस फॉस्फेट। कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए ना कि पौधे के अंदर जो खाना बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको हमेशा क्या लिखना है? ट्रायोस फॉस्फेट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? ट्रायोस फॉस्फेट। नाउ द पॉइंट इज दिस कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये किस फॉर्म में जा रहा है? ये प्लांट के अंदर शुगर के फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में? शुगर, यानी कि शर्करा। और ये किसके साथ मिल जाता है जाके? ये जो है ना ये पानी के साथ मिल जाता है, यानी कि दिस विल मूव विद दी, या दिस विल मिक्स विद दी वाटर। तो जैसे ही पौधे के अंदर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पत्ती ने खाना बना लिया, भोजन बना लिया। अभी भोजन बना किससे रही है? ये प्लांट्स जो है वो फूड बनाते किससे हैं, भोजन किससे बनाते हैं? विद दी हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा इसको यहाँ पे बनाते हैं, राइट। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या कर रही है? शुगर को बनाएगी और उसके बाद पूरे पौधे को ट्रांसफर या ट्रांसलोकेट करना शुरू कर देगी, राइट। प्रोसेस क्या हो गया? ग्रेविटी के टुवर्ड्स भी काम कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम कर रही है। तो काम कैसा हो गया? द्विवाहक, ठीक है, बाई डायरेक्शनल जिसको हमने बोल दिया, बाई डायरेक्शनल हमने इसको बोल दिया, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया बताइए? जब हमने फ्लोएम को बाई डायरेक्शनल बोला तो जो हमारी जाइलम है उसका काम क्या हो गया? उसका काम होता है यूनी डायरेक्शनल। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में जो हमारे सेल्स हैं, मतलब पानी जो है वो एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन जो हमारा फ्लोएम होते हैं इनका जो है वो क्या होता है? मूवमेंट बाई डायरेक्शनल। तो आप बता दो इतनी चीज समझ आई? कुछ नहीं समझ आया है तो जल्दी से पूछ लीजिए अगले 2 मिनट के अंदर। बताइए पौधे किस हार्मोन की वजह से झुके होते हैं? तो पौधे जो हैं वो सूरज की तरफ झुके होते हैं। और किस वजह से झुके होते हैं? तो ऑक्सिन, ऑक्सिन। पौधे में जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो सूरज से दूर भागता है, जिसकी वजह से पौधा उसके भागने की वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस मैं बताती हूँ शुभम एक बार। बाकी ऑस्मोसिस लोअर टू हायर होता है। अच्छा, कहाँ पढ़े भैया? लोअर टू हायर कभी भी कोई चीज नहीं होती है, पहले तो याद रखो। देखो जिनके पास ज्ञान ज्यादा है उधर से कम ज्ञान की तरफ चीजें जाएंगी। पानी जो है ना वो आपका भरा है ग्लास में, बहुत ज्यादा भरा है, तो वो कहाँ जाएगा? छलकेगा, पानी निकलेगा ही निकलेगा। ऑक्सिन ग्रोथ के लिए भी होता है, ऑक्सिन प्लांट की इंक्रीजमेंट के लिए होता है। ऑक्सिन जैसे हमारे शरीर के अंदर पिट्यूटरी है, उसके बाद उसके मतलब हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी जैसे बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड, उसी तरीके से पौधे में जो ऑक्सिन है वो भी हमारा मास्टर ग्लैंड करके ना बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा ये हाँ, डेड और लिविंग की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छी चीज, अभी मैं आपको फ्लोएम जो है वो दोबारा बता रही हूँ। लेकिन ये देखो जो हमारे जाइलम्स है ना उसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स और पायरेन्काइमा और फाइबर, इसमें कुछ डेड सेल्स होते हैं, कुछ होते हैं लिविंग सेल। तो जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स है ना ये आपके डेड सेल्स बोले जाते हैं। कैसे? मृत कोशिकाएं हैं ये, ठीक है। और ये जो पैरेन्काइमा फाइबर है ये लाइव सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स है, ये जिंदा सेल है। लेकिन वेसल ट्रैकिड्स डेड सेल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको फ्लोएम के टिश्यूज की बताऊं तो फ्लोएम के टिश्यूज कितनी चीजों के बनते हैं? 4 चीजों के।
जैसे सीव सेल्स, देखो जिसको जैसे लर्न करना है, देखो जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको अलग तरीके से लर्न करना है तो लर्न कर लो। पेपर में करके भी देख लीजिएगा कि पेपर में कैसे, पेपर में ये लिख के देखिएगा जो आपकी चीजें हैं, ठीक है, तो पता लगेगा कि मैंने गलत बताया कि सही बताया, कैसे मतलब कैसी माइंड थॉट्स लेके आते हो। ये देखो ऑस्मोसिस, मुझे किसी को ऑस्मोसिस में ये दिक्कत है, इस डेफिनेशन में ऑस्मोसिस की किसी को भी दिक्कत है, दैट इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम दी हायर टू दी लोअर। एक बात जल्दी से, किसी के अलग विचार हैं क्या, उच्च विचार जिनको पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ऐसे किसी के विचार हैं? नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे अपने उम्दा भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए होते हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज क्लियर है। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज व्हाट, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, या मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर टू लोअर, ठीक है, इतना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, ये ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ये उम्दा भविष्य की ओर बढ़ते हुए एक कदम होता है इनका इस सारी चीजों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, जाइलम, इससे ज्यादा हिंदी नहीं हो पाएगी, इससे ज्यादा हिंदी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ लीजिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है जो है, तो इससे ज्यादा नहीं भैया, माफ करो भैया, इतना इतना हम किए हैं ना, ये इतना मैक्सिमम है जितना आप लोगों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। मृदु करके एक हमारी प्रॉब्लम है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जब आपको समझ आना बंद हो जाता है ना, तो आपको लगता है ये इंग्लिश बोल रही है शायद, इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा। रिवर्स करिए चीजों को, जरा अलग से करने की कोशिश करिए, जब समझ आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि आपको चीजें नहीं समझ आ रही, हिंदी का लफड़ा नहीं है, हिंदी बताया ना तो जो समझ आ रहा है ना वो भी चल जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, अगेन अच्छा एक चीज फिर से बताओ, सीव और कंपेनियन जो है वो आपकी कैसे सेल हो गए, डेड सेल्स, ठीक है, और पैरेन्काइमा और फाइबर जो है, जैसे पिछली बार लिविंग थे तो अभी भी क्या हो जाएंगे, लिविंग सेल हो जाएंगे, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर है यहाँ पे। तो सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर, ये आप लोगों को इतना लर्न करना है। पैरेन्काइमा मृदु कोशिकाएं हो गए, फाइबर आपके रेशे बोले जाते हैं, और ये सीव और कंपेनियन सखी सहेली नहीं आता है इंग्लिश में ना, कंपेनियन और सीव सेल जो है ना वही आता है, ठीक है। हाँ, ये सीव बिल्कुल वही वाला है, सीव छलनी को बोलते हैं ना, ये उसी तरीके का है, सीव सेल्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कॉलन काइमा नहीं, कॉलन काइमा अभी कहाँ से आ गया, कॉलन काइमा स्क्लेरन काइमा वो पौधे में वैसे ही मौजूद होता है। एसेंट ऑफ सेल्फ सुमित होता है कि जब भी आपका प्लांट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा करके मतलब उल्टा जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से हम जो प्लांट मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं उस मैकेनिज्म को एसेंट ऑफ सेप बोला जाता है, एक तरीके से हो गया। तो हम उसको केशिकत्व भी बोल सकते हैं, यानी कि कैपिलरी एक्शन जो है ना वो भी बोल सकते हैं। देखो इसको ऐसे ही लर्न करना बच्चे, इसमें हिंदी इंग्लिश का लफड़ा नहीं होता है, पौधे की ये चीजें ना आसानी से समझ, देखो प्लांट्स आर एनीवे क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड देन ह्यूमंस, रीजन इसका ये है कि हम अपने बारे में ना चीजें समझ जाते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, पर ये वाली चीजें ना हम इमेजिन नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको मुश्किल लगती है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है नहीं कुछ भी, ठीक है, इतना चीज समझ आ गया। एसेंट ऑफ सेप मैंने बताया ना, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी चीज काम कर रही है तो उसके अलग अलग मैकेनिज्म भी होते हैं। जब पौधे जड़ से पानी ऊपर की तरफ भेजेंगे तो उसमें उनको ना एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसीलिए हम उसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। यस, कैन बी, वी कैन से कि कैपिलरी एक्शन और एसेंट ऑफ सैप एक ही बात है, लेकिन जब आप पौधे के लिए बात करोगे ना तो आपको एसेंट ऑफ सैप ही लिखना है, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप ही लिखना है यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई ये सारी चीजें, पढ़ाई का चीज पूछो अभी, बाकी सारी चीजें आप, जाइलम को डेड सेल पूरा नहीं कह सकते नीरज, क्योंकि कुछ पार्ट डेड है कुछ लिविंग है, तो ये मिक्स हो गया ना, क्योंकि देखो जितने भी सेल आपके डिवाइडिंग है या डिवाइड कर रहे हैं अभी, तो वो तो आपकी क्या बोल दिए गए हमने, वो तो हमने बोल दिया लिविंग सेल, लेकिन ऑलरेडी डिवाइड कर गए हैं और उसके बाद वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, तो आपके वो क्या बोले जाते हैं, वो फिर आपके डेड सेल्स बोले जाते हैं, ठीक है। एक बार थम्स अप करके बता दो जाइलम और फ्लोएम आपको समझ आ गया नहीं, एक बार मैं कंपैरिजन करके उसको समझा भी दे रही हूँ, ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से एक बार और चीजें जो है ना वो समझा देती हूँ मैं आपको, ताकि आप कंपैरिजन समझ पाओ, ठीक है। देखो 2 मिनट चैट सेक्शन ऑफ करते हैं, अगले सुनना, अगले 5 मिनट जो है वो ध्यान से सुनना, मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ, आप थोड़ा सा ना अगले 10 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए
सबसे पहले जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, है ना? जाइलम हिस्सा हमारा पौधे के अंदर मौजूद होता है और फ्लोएम भी हमारा पौधे के अंदर मौजूद होता है। इसको हिंदी में लिखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे ही जाइलम लिखना है, ठीक है? और फ्लोएम को आपको इसी तरीके से ना फ्लोएम करके या फ्लोएम करके आपको लिखना है। जाइलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। जाइलम के कंपोनेंट्स का नाम क्या है? पहला वेसल्स, नलिकाएं जिसको बोला जाता है, ठीक है? नलिकाएं करके याद रख लीजिए। दूसरा यहाँ पे ट्रैकीड्स करके याद रख लीजिए। तो वेसल्स और ट्रैकीड्स ये दो पार्ट हो गए। उसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदु उत्तक जिसको हम बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा की हिंदी थोड़ा सा अपनी तरफ से होमवर्क करके आया करो। लास्ट क्लासेस जो कराई जाती है ना उनको थोड़ा सा पढ़ के आया करो, थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, समझ भी आएगा। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं करी है ना उनको समझ वैसे भी नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज करके पहले पिछली क्लास कर लीजिए, फिर यहाँ पे दोबारा इसको समझने की कोशिश करना। तो वेसल, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर ये जाइलम के हिस्से होते हैं, जबकि फ्लोएम के हिस्से आपके क्या होते हैं? सीव सेल्स। और ये सीव वही सीव है जो छलनी वाला इंग्लिश होता है ना, वो सीव सेल्स। उसके बाद कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है? और उसके बाद आपका फ्लोएम फाइबर्स करके। तो ये हमारे पास हो गए फ्लोएम के 4 हिस्से, ठीक है? फ्लोएम के 4 हिस्से। एक पहला सेक्शन समझ आया। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा पार्ट आपको समझना है कि जो जाइलम होती है वो यूनिडायरेक्शनल काम करती है, यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ पानी को ले जाती है, ठीक है? तो जाइलम हमेशा हमारी यूनिडायरेक्शनल ही काम करती है, यानी कि एक ही दिशा में काम करती है, एक दिशा में। लेकिन क्या इसके लिए मैकेनिज्म उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, हाइड, ये सारी चीजें भी मौजूद है जो पानी में मिलके उसके साथ जाएंगी। इसलिए उसको पानी को ऊपर चढ़ाने में दिक्कत होती है। इसलिए वो कैपिलरी एक्शन या एक मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली जाइलम का हमारा फंक्शन क्या हो गया? जाइलम हमारा क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पानी है और उसके साथ साथ उसमें मिले हुए जो पोषक तत्व हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह या जमीन से पत्ती तक ले जाने का या पौधे के ऊपर तक ले जाने का काम करती है। उसी में अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित किया जाता है, या फ्लोएम जो है वो हमारे पत्तियों में और पौधे में ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है, यानी कि पत्तियों में, स्टेम में, या मैं बोलूं सीधा सीधा कि जो जड़ और तना जो हमने बोल दिया ना, तो जाइलम हमारे पास तने में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और जो हमारे फ्लोएम होते हैं वो तने या पत्तियों में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। यहाँ से क्या होगा कि जो पत्तियां खाना बनाएंगी उसको वो ऊपर की तरफ अगर पौधा है एक्स्ट्रा और नीचे की तरफ जो है उसको भेजा जाएगा। तो जब ये नीचे भेजती है तो जो खाना बना है वो शर्करा की अवस्था में होता है, यानी कि शुगर की अवस्था में होता है, और किसके साथ मिक्स हो जाता है? पानी। तो दोनों ही केसेस में देखो, चाहे जाइलम है चाहे फ्लोएम है, जो चीज मेन है ना वो पानी के साथ मिलके ही जाएगी। लेकिन हम फ्लोएम में क्या बोलते हैं कि ये जो है ना वो बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो खाना है ना उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है शर्करा को। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर करके इसको, और सॉरी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, सॉरी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और ये फूड आपसे कभी पूछा जाए किस अवस्था में पहुंचता है तो शुगर याद रखना है। और फाइनल इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो ट्रायोस फॉस्फेट करके हम बोलते हैं। ये क्योंकि इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये ज्यादातर जमीन के मतलब निचले वाले हिस्से में देगी या जमीन की तरफ देगी, तो ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ काम करता है। इसलिए ना कोई भी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो इसमें, या कोई भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म या प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में एक पॉइंट याद रखिए, दोनों ही प्रोसेस में ऑस्मोसिस तो जो है ना वो जरूर ही इस्तेमाल की जाती है। क्या? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जरूर इस्तेमाल की जाएगी। परासरण की जो प्रक्रिया है वो जरूर इस्तेमाल की जाएगी। और ये ऑस्मोसिस जो है वो क्या हो गया? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि निचला निम्न सांद्रता की तरफ बढ़ना उच्च सांद्रता से। ये जाइलम और फ्लोएम इतना ही लर्न कर लीजिए, इसके अलावा आपसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे इस वाले टॉपिक में। अब बताइए समझ आया क्या? अभी भी कहीं पे कोई पॉइंट है जो लैग कर रहा है, जो लग रहा है अरे ये चीज समझ नहीं आई? बताओ। कंपेनियन और सीव एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर है ना, ये सारे हमारे सीव, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। तो फ्लोएम सेल्स दे आर नथिंग बट कंपेनियन के साथ चिपक के आपके रहते हैं।
इस डायग्राम में आपके पास क्लियर नहीं होगा, वरना मैं आपको बता देती। यू देखो, पहली बात तो ये कि दिस इज सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है ना, इसलिए आप लोग टेंशन ना लो। देखो, सीड सेल जो है वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, कंपेनियन सेल जो है वो आपका उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। हर चीज का पैरेन्काइमा का जो फंक्शन वहां है वही यहाँ पे है, तो पैरेन्काइमा का टेंशन ना लो आप, पैरेन्काइमा यहाँ पे भी वही काम कर रही है जो पीछे कर रही थी, इतना चीज आप समझ लीजिए। बाकी इसको दोबारा से रिवाइज करिए, तब आपको समझ आएगा, ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और भी हैं, जैसे ये वेसल्स, ये हमारी होती है ना, वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। देखो, वस्कुलर बंडल जो है वो हिंदी में बोला जाता है संवहन ऊतक, या वस्कुलर टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक करके बोलते हैं, ठीक है, संवहन ऊतक करके बोला जाता है, या फिर वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल बोलते हैं। देखो, पौधे को अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा ऐसा पौधा है, उसको हमने बीच से यहाँ पे काट दिया है ना, बीच से ऐसा करके हमने इसको काट दिया, तो जो पौधा निकल के आएगा, कटा हुआ जो पौधे का तना है वो ऐसे नजर आएगा, थोड़ा सा हरा जो है ना, मान लीजिए कि पौधा है, तो इसमें ना अंदर की तरफ जो है ना, ये आपको स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि अंदर में ना स्ट्रक्चर फिक्स है। जैसे बिल्कुल केंद्र से मैं शुरू, बाहर की तरफ क्या होगा, एपिडर्मिस, जो आपकी उपकला उत्तक से निर्मित है, एपिडर्मिस, राइट। उसके बाद अंदर की तरफ जो है ना, इसमें एक पर्टिकुलरली पार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल। तो पहले एपिडर्मिस, फिर बीच में कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे, राइट, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं, और उसके बाद ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, वस्कुलर बंडल, जिसमें से एंड अंदर की तरफ जो सेंटर यानी कि केंद्र जो मैंने बनाया ना, वो याद रखिए, उसको बोला जाता है पिथ। क्या बोलते हैं, पिथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में अगर उसके हम सेंटर की बात करते हैं, बिल्कुल केंद्र की, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या लर्न करना है आपको, पिथ करके याद रखिएगा, PITH, और पिथ करके हिंदी में इसको लिख देते हैं। अब इस पिथ के आसपास जो चीजें होती हैं वो कुछ इस प्रकार, अगर मैंने सिर्फ पिथ जो है ना वो यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से ना इस पूरे पौधे में ऐसे ऐसे करके सर्कुलर, ऐसे फ्लावर टाइप के, आप याद रखिए कि ऐसे ना स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इस पिथ के बिल्कुल आसपास। तो सेंटर में क्या हो गया, ये हो गया पिथ, है ना। अब इसके आसपास जो है ये वस्कुलर बंडल्स हैं, जो आपके यहीं से जनरेट किए हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे कि यहाँ पे इधर में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, तो मैं सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बाकी सारी चीजें जो है ना हटा के। देखो, एक पौधा, उसको काटा तो वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो आपका देगा, जिसमें बीच में जो है ना यहाँ पे क्या है, मेरे पास पिथ है, ठीक है, ये पिथ, इसके आसपास ना इस तरीके के बंडल्स होते हैं, क्या होते हैं, इस तरीके के ना बंडल्स होते हैं। इन बंडल्स में अगर मैं इनको आधा आधा कर दूं, इन बंडल्स को डिवाइडेड हमने कर दिया, तो इनमें अंदर की तरफ जो है ना वो जाइलम पाया जाता है, और इनमें बाहर की तरफ जो है ना वो फ्लोएम पाया जाता है। ये तीन चीजें आप लर्न कर लीजिए। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल्स इज इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है, वस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम और फ्लोएम, यानी कि पौधे के अंदर जो संवहन ऊतक है वो आपके जाइलम और फ्लोएम को मिला के बोला जाता है, दैट इज वस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम और फ्लोएम। अगर यही जाइलम फ्लोएम पौधे की बनावट के बाद या अपने पूरी प्रक्रिया के बनने के बाद डिवाइड करना शुरू कर दें, यानी कि डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें, तो यहीं पे हमारे पास ना कैम्बियम बनना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, कैम्बियम जो है ना वो बनना शुरू हो जाती है। यस, वस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम। तो किसी पौधे में जाइलम और फ्लोएम हमेशा ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि जाइलम फ्लोएम जो है वो नहीं मौजूद होंगे, तो जाइलम और फ्लोएम हमेशा ही मौजूद होंगे। तो जाइलम और फ्लोएम जब बीच में मौजूद होते हैं, अंदर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ फ्लोएम, तो वो क्या बनाएगा, वस्कुलर बंडल करके बोलेंगे। अब अगर यही जाइलम और यही फ्लोएम डिवाइड करने लग जाएं, वैसे तो जाइलम फ्लोएम कभी डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की पूरी एज पूरी हो जाती है, उसके बाद ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में जाइलम फ्लोएम अगर कभी बढ़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैम्बियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैम्बियम। और यही चीज धीरे 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 बढ़ के इतनी हो जाती है कि यहाँ पे खाली जगह जो आपको दिख रही है, वहां पे कॉर्टेक्स नाम के जो सेल होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उनको भी कवर करना शुरू कर देती है, तब ये रिंग जुड़ जाती है, ठीक है, तब ये रिंग जो है ना वो जुड़ जाती है यहाँ पे, ये याद रखिए, तब ये रिंग जो है ऐसा करके जुड़ जाएगी, तब इसको आप ना कैम्बियल रिंग बोलते हो, उससे पहले कभी नहीं बोलते हो यहाँ पे।
हम हमेशा उसको कैम्बियम रिंग करके बोलते हैं, जैसे उससे पहले आप कभी नहीं बोलते हो इसको यहाँ पे। तो थोड़ा-सा ना याद रखिए यहाँ पे कि किसके लिए हमने बात किया यहाँ पे, याद रहेगा? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये अब आपकी रिंग बन गई। अरे कॉर्टेक्स है तो मेडुला भी होगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? पौधे के अंदर मेडुला नहीं होता है, पौधे के अंदर सिर्फ कॉर्टेक्स होता है। तो कभी बोलते हैं ना कैम्बियल रिंग, या ये जो एनुअल एनुअल जो ग्रोथ रिंग बनती है ना, पौधे की जब हम एज डिफाइन किया, हाँ जी, कैम्बियल रिंग करके बोलते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जब बोलते हैं ना कि पौधे की एज जो है ना, वो हमारा कैसे काउंट करते हैं, तो इन्हीं रिंग्स से ना जो पौधा है ना उसकी एज काउंट की जाती है। एग्जैक्टली तो पौधे की रिंग किससे काउंट की जाती है? कैम्बियल रिंग से की जाती है। बार्क अलग चीज है, बार्क जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। बार्क तो पौधा जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, बहुत उसकी एज हो जाती है, तब जाके जो पौधा है ना वो बाहर की छाल बनाना शुरू करता है। छाल जो होती है वो माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल होती है। तो एंटी माइक्रोबियल रहेगा, तो यानी कि उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह एंटर नहीं करेंगे, पौधा बूढ़ा हो चुका है, तो उसको एक्स्ट्रा अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तब वो कॉर्क बनाता है। तो कॉर्क वैसे तो डेड सेल्स ही होते हैं। कॉर्क कॉर्क अंदर के जो सेल्स हो गए अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो है ना वो बार्क बना देता है, जिसको आप ना जनरली छाल के नाम से जानते हो। तो बाहर की तरफ जो है ना वो छाल बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। ज्यादा डिटेलिंग नहीं करिए, नहीं तो प्लांट्स की एनाटॉमी बहुत डीप होती है, तो उतना अपने को करना नहीं है। नहीं, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 रिंग वाला नहीं इसमें कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, पौधे में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 साल में एक रिंग बनेगी। पहली बात तो ये होती है कि पौधे में जो रिंग बनती है पहली, वो भी तभी बनती है या ऐसे पौधों में बनती है जो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अब आप सोचो कि वीट का पौधा है, गेहूं का पौधा है, मक्का है, बाजरा है, या वेजिटेबल्स है, सब्जी, क्या उनमें बनेगी कैम्बियल रिंग? बताओ आप, उनमें बनेगी कभी कैम्बियल रिंग? नहीं बनेगी। कभी भी जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कैम्बियल रिंग नहीं बनती है। ये चीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी जब हम ये बोले कि कैम्बियल रिंग जो है वो कहाँ पे बनती है, तो कैम्बियल रिंग कभी भी किसी भी मोनोकॉट पौधे में नहीं बनती है। राइट। जैसे यहाँ पे ये जितनी चीजें हैं आपकी, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, ये दालें हो गई, उसके अलावा ये जो हमारे सब्जियां होती हैं उनके जो पेड़ पौधे हैं, तो सब्जियां इनमें कभी भी मोनोकॉट में कभी कैम्बियल रिंग नहीं बनती है। कैम्बियल रिंग किस में बनती है? जिनकी एज बहुत है, 50 साल 60 साल का एक पौधा है, डाइकॉट जो पौधे होते हैं, जिसको हम डाइकॉट्स बोलते हैं ना, द्विपत्र बीजी और एक पत्र बीजी। तो जो द्विपत्र बीजी हैं, द्विपत्र बीजी जो होते हैं उनमें ये चीज पाई जाती है। तो जैसे मैंगो का पौधा हुआ, नीम का पौधा हुआ, जामुन का पौधा हुआ, ये सब मोटे मोटे बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनमें पाई जाती है। उसके अलावा आपकी जो बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़, उनमें पाया जाता है, क्योंकि वो पौधा जैसे हिबिस्कस, ये सॉरी ये यूकलिप्टस का पौधा है, कितने साल जीता है? 260 तक उसकी लंबाई होती है, 8 10 15 20 साल जी सकता है वो आराम से। यस, नारियल का पौधा हो गया। उस कंडीशन में क्या है कि वहां पे वो पौधा जब एज बड़ी करेगा अपनी, तो उसकी चौड़ाई एक लिमिट तक बड़ी होगी। एक लिमिट तक तो पौधे की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना बंद हो जाती है। बिल्कुल ह्यूमंस वाला सिस्टम है। एक टाइम तक तो आपकी लंबाई चौड़ाई और आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन उसके बाद आपकी लंबाई जिंदगी भर थोड़ी बढ़ती है। उसके बाद आप फिक्स हो गए कि हाँ भाई चलो, अब हमारी इतनी लंबाई बढ़ चुकी है। फिर 13 15 18 ईयर्स के होने के बाद फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होना शुरू कर जाते हैं। तो सेम वही है, एक बार पौधे ने 8 साल लिए, 10 साल लिए, अपनी लंबाई चौड़ाई, नीम का पौधा है या मैंगो का ट्री है, आम का पौधा है, कैसा भी है, तो यहाँ पे पूरा पौधा जो है वो इस तरीके से आपका डेवलप हो गया ना। एक बार जब पूरा डेवलप हो गया, तब वो जाइलम और फ्लोएम को अपने ना डिवाइड करना शुरू करेगा। तो अभी तक तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो क्या करेंगे, वो डिवाइड भी करेंगे, जिसकी वजह से कैम्बियल रिंग बनेगी। तो जो लोग इस चीज को पढ़ते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि पहली रिंग जो है वो 10 साल बाद बनी है, 50 साल बाद बनी है, या 2 ही साल बाद बन गई है। तो ये रिंग्स जो है वो कैम्बियल रिंग की वजह से बनती हैं। मतलब कैम्बियल या जाइलम फ्लोएम जो है, जाइलम फ्लोएम बहुत ज्यादा ग्रो किया, उसकी वजह से कैम्बियल रिंग जो है ना वो बनना शुरू होती है यहाँ पे। तो ये जरूरी, ये ऐसा थोड़ी है कि 1 साल का पौधा हो गया तो उसमें कैम्बियल रिंग बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? कम से कम पहले पौधा बड़ा होगा, उसका गर्थ जो है वो मोटा होगा, पौधा अपना मैच्योर होगा। जब उसकी लंबाई पूरी एक बार को बढ़ गई, अब ये पौधा फुल मैच्योर है,
ठीक है, तब जाके उसका यहाँ पे ये रिंग्स जो है ना वो बनना शुरू होती हैं, तब हम उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि एज अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो तो सिंपल आपको फॉर्मूला देते हैं कि अगर किसी पौधे की पहली जो रिंग है वो उसके 8 साल बाद बनी है और बाकी की जो रिंग्स हैं वो 2-2 साल बाद बनती हैं। आप मुझे बताइए, इसको ऐसे भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो ऐसे कर देते हैं कि पौधे की जो पहली कैम्बियल रिंग थी वो बनी थी 8 साल बाद, उसके बाद उस पौधे में 2-2 साल के बाद रिंग्स बनती हैं और अभी अगर पौधे के अंदर टोटल मिला के 5 रिंग्स हैं तो इस पौधे की उम्र बताइए जरा। ये देखिए, देखते कितने लोग मेरी चीजों को बढ़िया तरीके से समझ पाए हैं। दोबारा, पहली रिंग जो है वो उसकी 8 साल में बनी है और उसके बाद हर 2-2 साल के बाद एक रिंग बन जाती है और अभी पौधे के अंदर टोटल मिला के 5 रिंग्स हैं, तो उसकी एज कितनी हो गई? 16, 18, 13। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो क्वेश्चन नहीं है। और पहली बात, ये 13 कौन आंसर दे रहा है? थोड़ा सेंसिबल भी तो आंसर दो बच्चे। 13 इवन डिजिट से ऑड डिजिट में कैसे पहुंच जाओगे आप? इवन ऑड भी कुछ मैटर करता है? 15। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 15। भैया कैसा आंसर करते हो। देखो, एक होता है कि कॉमन सेंस बिना लगाए आंसर करना, एक होता है भाई थोड़ी बहुत कॉमन सेंस हम लगा लिए। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लगा लीजिए, दिमाग है ये, कुछ नहीं जाएगा इसका। सबसे पहली बात, पहली रिंग उसकी 8 साल के बाद बनी है, तो पहली रिंग ही बनी है उसकी 8 साल के बाद। तो 5 में से एक हटा दीजिए, बची यहाँ पे 4 रिंग्स। 4 रिंग्स हर 2-2 साल बाद बनती हैं, तो इंटू 2 कर दीजिए। पहली रिंग जब बनी होगी वो बन गई, फिर 2 साल प्लस कर दीजिए, दूसरी रिंग बन गई। फिर 2 साल प्लस कर दीजिए, तीसरी बन गई। फिर चौथी रिंग बन गई 2 साल के बाद और पांचवी बन गई 2 साल के बाद। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। और 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो ये 18 कौन ऐड किया है? जब हम बोले हैं कि पहली रिंग पहले ही 8 साल बाद बन गई, तो आप एक एक्स्ट्रा ऐड क्यों कर दिए बताइए? 16। ठीक है, 16 करके याद रखिए यहाँ पे कि 16 जो है वो रिंग उसके अंदर हो गई, ऐसा करके याद रखिए। तो ये पौधा कितने साल का हो गया? ये 16 इयर्स के जैक स्पैरो, ये 16 इयर्स के बाद, जाना पहचाना नाम है ना, 16 इयर्स का ये पौधा हो गया। निकालना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि ये फिक्स नहीं होती हैं चीजें, जैसे मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देती हूँ। चलो, इसका आंसर बिल्कुल सही और गलत भैया देखो, कॉमन सेंस देके ना यूज किया करो। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे करके डिफाइन कर सकते हैं ना, तो कॉमन सेंस करके ना आंसर यूज करना। और ये फालतू की चीजें नहीं कि 17 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। एग्जाम में ना यही चीजें ना, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काफी सारे ना, देखो टाइम जो है ना, ये जब एग्जाम की जब हम बात करते हैं ना, तो काफी सारे बच्चे जो है ना, ये कॉमन सेंस के बिना जो बच्चे पेपर देते हैं ना, वो पहली एग्जाम में एलिमिनेट हो चुके होते हैं। प्लीज यूज योर कॉमन सेंस इन दिस रिस्पेक्ट। देखिए, पहला मैं आपको बताती हूँ, एक एक प्लांट है जिसकी पहली रिंग मान लीजिए 9 साल बाद बनी है। ठीक है, 9 इयर्स के बाद उसकी पहली जो है ना रिंग बनती है और हर 1.5 साल में एक रिंग बन जाती है एक्स्ट्रा। मतलब पहली रिंग 9 साल का जब पौधा हुआ तब बनी और उसके बाद 1.5 साल में ना उसकी जो रिंग्स हैं वो बन जाती हैं। अभी इस पौधे के पास मान लीजिए कि 6 रिंग्स हैं, है ना, टोटल 6 रिंग्स हैं। तो इस पौधे की एज बता दीजिए। राइट, कितनी एज का होगा ये पौधा? यस, कार्बन डेटिंग से भी पता लगा लेते हैं एज का। तो अगर पौधा कोई है जिसकी रिंग्स नहीं समझ आ रही हैं, या जैसे अगर आपको काटना नहीं है ना, पौधा काटने नहीं है, काटने नहीं दिया जा रहा है, तो कार्बन डेटिंग यूज कर लीजिए। अब आंसर कितना आएगा? अब पॉइंट्स में आएगा आंसर, क्योंकि पहली तो 9 साल बाद बन गई है। ठीक है, 6 रिंग्स बची, 6 रिंग्स टोटल है। पहली 9 साल बाद बन गई, बची कितनी यहाँ पे? 5 रिंग्स बनी। 5 इंटू 1.5 कर दीजिए, कितना होता है? 5 पचम 25, 5 2, 5 एकम 5, 6 7, 7.5। पहली रिंग 9 साल पे बन गई थी, उसको ऐड कर दीजिए। 0.5 और 9 और 6 कितना होता है? 16 होता है। तो 16.5 ईयर्स। ठीक है, 16.5 साल का ये पौधा होगा, 16.5 साल का हो चुका है। तो कभी कभार पौधा एग्जैक्ट भी एज हम जो है साइंटिस्ट वो बता देते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, कि पौधा 13.3 मंथ्स का है या 13.5 मंथ्स का है। ऐसी चीजें भी पता लगाई जा सकती हैं जब ये पता लग जाए कि पहली रिंग जो है और दूसरी रिंग के बनने में कितना अंतर है। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको पता होती है कि जाइलम में सब डिवाइडेड कब होना है, उसके बाद उसके सब डिवीजन के पार्ट जो है ना वो यहाँ पे करे जाते हैं। तो वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, हमें उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि जो हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है वो पौधे की उम्र या एज के लिए बोला जाता है,
जो रिंग्स पढ़ते हैं वो हमारी कैम्बियल रिंग्स होती हैं, ठीक है। इतना बस लर्न कर लीजिए। अगर लिखा हुआ पार्ट आपको चाहिए तो आप पीडीएफ जो है वो विद एनोटेशन ही डाउनलोड करिएगा। अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं और आपने नोट किया है सारा, तो पिछली आपने की ही है अटेंड, उसको यहाँ पे यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। इतना कल की क्लास में, कल आपकी, अच्छा अब इसकी क्लास जो है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। कल की जो क्लास है उसमें एनिमल टिश्यूज को शुरू कर लेंगे, संडे को छोड़ देंगे। बाकी ये जो एनिमल टिश्यूज वाली क्लास है वो हम कर लेंगे यहाँ पे कल की क्लास में, ठीक है। तो कल वापस आपको 6 से 7 बजे आना है और एनिमल टिश्यूज वाला जो पार्ट है बेसिकली वो हम करेंगे। नहीं, कार्बन डेटिंग से भी संचिता उसको पता किया जा सकता है, क्योंकि हर बार हम पौधे को काटते तो नहीं है। अब हिमालयाज पे जो पौधे हैं उनको काटा थोड़ी जाता है, परमिशन भी नहीं है। इवन जो हमारे हॉटस्पॉट जोन्स हैं उनमें भी परमिशन नहीं है पौधों को काटने की, लेकिन फिर भी तो फिर हम उसके लिए कार्बन डेटिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, जिसको कोई क्लास है, जिसको कोई टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है, वो पूछ लीजिए। बाकी सारे लोग यू कैन जस्ट ज्वाइन योर अनदर क्लास। क्लास आपकी कल सुबह जो है वो है 7:30 से, ठीक है। कल 6 बजे वाली क्लास नहीं है, कल आपकी सीधा 7:30 पे क्लास है। तो 7:30 से 9:30 के बीच में आपकी 100 क्वेश्चंस जो है वो हम यूट्यूब की क्लास पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, 50 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब 100 करके। केमिस्ट्री की थ्योरी आपकी संडे से शुरू होगी, संडे को 12 बजे यूट्यूब चैनल पे, और फिर उसके बाद शाम का टाइम जो है वो मैं कल बता दूंगी। तो प्लीज करके याद रखिएगा, कल की क्लास है पहले 7 से 9:30 यूट्यूब पे, और उसके बाद शाम को 6 बजे ये वाली क्लास है, और उसके बाद एवरीवेशन की भी क्लास है कल 7 से 8 बजे, ठीक है। 7 से 8 एवरीवेशन की क्लास है। तो वो मैं आपको कल ही उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो बता दूंगी, ठीक है। ब्लड का इंग्लिश पीडीएफ, ठीक है, ये आपका अपडेट कर देते हैं। ब्लड का इंग्लिश पीडीएफ में अपडेट कर देती हूँ। जिनको देखो, पहली बात तो ये कि क्लासेस डेली अटेंड किया करो तो चीजें समझ आएगी। अब अगर आप पहले ये कि पहली क्लास दूसरी क्लास देखी नहीं है और सिर्फ आज सीधा आज की क्लास में टपक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये क्लासेस आपकी ना काफी दिन से चल रही हैं। हम सेल वाला जो चैप्टर है इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेल इसमें कंप्लीट हो चुका है, टिश्यूज जो है ना वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हमने आज कर दिया। तो सेल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टिश्यूज जो है वो आपके कंप्लीट कल की क्लास में हो जाएंगे। तो प्लीज इनको जब आप फॉलो करो तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब कहाँ पे करते हो? तो मैं जॉब करती हूँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में। ये आपको पता ही है, आईआरआई इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल सरकारी नौकरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं ना। दिक्कत क्या आ रही है जब पढ़ रहे हैं तो? ज्योग्राफी कब से स्टार्ट होगा? ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है आपको मुझसे? अभी तो मैं आपको क्वेश्चन स्टैटिक में करा रही हूँ, तो उतना जो है वो लर्न कर लीजिए। टाइमिंग क्या है जॉब की? टाइमिंग है 10 से 5। सरकारी नौकरी में 10 से 5 की नौकरी है, 9:30 से 4:30 की नौकरी होती है, ठीक है। तो मेरी टाइमिंग है 10 से 5 की, ठीक है, 10 से 5। अच्छा, सैलरी क्या है? सैलरी नहीं बताते ना। सैलरी जान के क्या ही कर लोगे? टैक्स स्लैब वगैरह सब कुछ पता ही है आप लोगों को। सैलरी अपने आप एस्टिमेट लगा दो यहाँ पे। चलिए ठीक है, आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे अब आपकी क्लास सुबह कल 7 बजे से लेके 9:30 बजे, सॉरी 7:30 से 9:30 तक है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एज और सैलरी नहीं पूछते हैं ना, कोई सही बताता है ना पूछते हैं कोई। चलिए ठीक है। एएम एएम एएम, अरे सुबह क्लास है, सुबह का मतलब एएम। 7:30 AM से 9:30 AM जो है ये आपकी क्लास है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए थैंक यू सो मच। लेट्स मीट टुमारो एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, अगेन 6 to 7 एंड देन 7 to 8। तो पीडीएफ आप अभी यहीं से